का मतलब क्या है? दो एटम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो मेटेलिक बॉन्डिंग है, उसे तोड़ना, दैट इज नोन एज एटॉमाइजेशन। और एंथैल्पी का मतलब हीट ही होता है, बट एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर में जो हीट देते हैं जिससे ये अलग हो जाए, उसे एंथैल्पी करते हैं। और एटॉमाइजेशन मतलब एटम्स में ब्रेक करना। चलिए बच्चों, मेटेलिक बॉन्डिंग की पहले बात कर लेते हैं। व्हाट इज मेटेलिक बॉन्डिंग? मेटेलिक बॉन्डिंग क्या है? बच्चों, दो मॉडल दिए गए हैं मेटेलिक बॉन्डिंग में। एक सॉलिड स्टेट में हमने पढ़ा है, और एक जनरल मॉडल है जो पहले यहां देखना है। अगर मेटल के अंदर देखेंगे, यानी सपोज आप आयरन की एक शीट, गोल्ड की एक शीट, उसके अंदर देख रहे हैं क्या है, तो गोल्ड में या आयरन में, इन मेटल्स के अंदर देखते कैसे हैं, पैटर्न क्या है, वो देख रहे हैं। इनके अंदर ये देखा गया है, एक रेगुलर पोजीशन पे इनके कैटाइंस पड़े होते हैं, या इसे कर्नल्स कह सकते हैं। मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर्नल्स और दिस वन? तो यहाँ कर्नल का मतलब बेसिकली क्या है कि दिस वन इज बेसिकली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकल गए, उसके बाद जो बचा है उसे हम कहते हैं कर्नल। ठीक है, जैसे आयरन है, या पहले हम सिंपल बात करते हैं, लिथियम है। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 1। तो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लिथियम का हट गया, और ये इलेक्ट्रॉन के बाद जो भी कुछ बचा वो इसका कर्नल कहला रहा है। इन जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन छूट जाता है, और वो इलेक्ट्रॉन फ्रीली ऐसे घूम रहे हैं यहाँ। यानी मेटल के अंदर जो मेटेलिक बॉन्डिंग है, जो सॉलिड स्टेट में भी हमने पढ़ी है, उसमें यही है कि मेटल के कैटाइंस एक रेगुलर या डेफिनेट पोजीशन पे पड़े हैं। ये कैटाइंस की एक डेफिनेट पोजीशन है। ठीक है, और बेटा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसके, ये फ्रीली मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन रेंडमली मूव कर रहे हैं मेटल के अंदर। यानी एक बार फिर समझो क्या है। सपोज ये आयरन का पेन है, लोहा है। अब हमने क्या किया, इसको दैट इज माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, हाईली अल्ट्रा पावर माइक्रोस्कोप में ले आके देखने की कोशिश की क्या है। तो इसके अंदर जो हमें अरेंजमेंट दिखा वो ये दिखा कि भाई एक प्रॉपर पोजीशन पे कैटाइन पड़े हैं, और रेंडमली इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। इस मॉडल से काफी सारी मेटल की प्रॉपर्टी एक्सप्लेन हो सकती हैं जो आपको जनरल पता है। जनरल जनरल कहने का मतलब कौन सी प्रॉपर्टी है? metals are malleable, ductile, they are good conductor of electricity and heat, they are sonorous। ऐसी कोई प्रॉपर्टी आप सोचोगे तो इस मॉडल से एक्सप्लेन हो सकती है, जो भी आप सोचना चाहें। इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स हैव जनरली हायर मेल्टिंग पॉइंट, या ये कहें दैट इज ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में ग्रुप 2 का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। तो ग्रुप 2 का क्यों ज्यादा है? क्योंकि ये वाला जो अट्रैक्शन है, ये कैटाइन और ये अट्रैक्शन, इनका अट्रैक्शन कहला रहा है मेटेलिक बॉन्डिंग। ठीक है, तो मेटेलिक बॉन्डिंग में इन्होंने क्या कहा है? देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कर्नल एंड द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। जो इलेक्ट्रॉन छूट गया था, जो यहां घूम रहा है, और जो कर्नल बचा हुआ है, जो वहां पड़ा हुआ है, इनके बीच में अट्रैक्शन है। अगेन इट इज अ कॉमन सेंस कि ग्रुप 1 और 2 में 2 का साइज छोटा है, तो साइज छोटा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, कूलम्ब लॉ से, और अट्रैक्शन ज्यादा हो गया तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो गया। तो इन जनरल ग्रुप 2 का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। या ग्रुप 1 में टॉप से बॉटम मेल्टिंग पॉइंट घटता है, मतलब लिथियम हार्डेस्ट है, और नीचे आते आते सॉफ्ट हो जाते हैं। सी सभी ने पढ़ा है, सोडियम कैन कट विद नाइफ। ये एक पॉपुलर क्वेश्चन है 9th और 10th स्टैंडर्ड का, कि सोडियम में मेटेलिक बॉन्डिंग इतनी वीक है कि नाइफ से कट हो जाता है। और नीचे आ जाओ सीजियम, तो वो लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकता है 35 या 32 डिग्री के आसपास। दैट मीन्स मेटेलिक बॉन्डिंग वीक हो रही है। तो अभी तक हमने क्या कहा कि मेटल्स के अंदर एक बॉन्डिंग है, जिस बॉन्डिंग का नाम है मेटेलिक बॉन्डिंग। ट्रांजिशन मेटल हो या कोई भी मेटल हो, उनके अंदर एक बॉन्डिंग है। और वो बॉन्डिंग क्या, कौन सा फोर्स है? कर्नल्स एंड द इलेक्ट्रॉन, फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इट इज कॉल्ड एज मेटेलिक बॉन्डिंग। अच्छा, कर्नल एक फोर्स है ना? कर्नल कहने का बेसिकली मतलब ये है बेटा कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसे हटा दो, और उसके बाद जो भी कुछ बचा, जैसे सोडियम है तो सोडियम में न्यूक्लियस है और 11 इलेक्ट्रॉन है, आखिरी का एक इलेक्ट्रॉन हटा दो, अब जो भी कुछ बचा, न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन,
और बाहर के 10 इलेक्ट्रॉन, बेसिकली ये पूरा कहला रहा है कर्नल। ठीक है, अब एक आध बच्चे ने जैसे पूछा सोनरस कैसे एक्सप्लेन करेंगे या और कोई प्रॉपर्टी, तो बेटा आप कॉमन सेंस लगाओ, आपको समझ में आ जाएगा। वो क्या है कॉमन सेंस? आपने यहाँ पे इसे स्ट्रक किया, आपने किसी चीज से हैमरिंग की, मारा इसे, स्ट्रक। तो जैसे ही आप इसे स्ट्रक कर रहे हो तो ये दोनों पास में आएंगे, और आप जानते हो दो प्लस चीजें पास में नहीं आ सकती, रिपेल करेंगी। और जब ये रिपेल करेंगे तो एक पर्टिकुलर फोर्स ऑफ रिपल्शन हो जिसमें एनर्जी लगेगी, जिसकी वजह से एक आवाज आएगी, जिसके बेसिस पे ये बेल एंड गॉन्ग्स और घंटियां मंदिर मंदिर की बनी है, वो उसी के बेसिस पे है। तो दैट इज सोनरस, वो प्रॉपर्टी सोनरस कह रहती है क्योंकि ये रिपल्शन कर रहे हैं इसलिए। ठीक है, अब पूछो बेटा शिव, क्या पूछ रहे हो आप? सर मैं कह रहा हूँ सर, आपने कहा मेटलिक बॉन्डिंग कर्नल की वजह से होती है। नहीं, कर्नल और इलेक्ट्रॉन इनके बीच का अट्रैक्शन मेटलिक बॉन्डिंग। हाँ ठीक है, पूछो। हाँ जी सर। तो सर मतलब कर्नल स्टेट में क्यों होना चाहिए एलिमेंट? मतलब आपने कहा Na जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तब होगा इसका कर्नल स्टेट। ठीक है, तो सर उसके ठीक है, लिए मतलब ऐसी स्टेट क्यों जरूरत पड़ती है मेटलिक बॉन्डिंग के लिए? ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आता है, लेकिन ये तो थोड़ा सा 11th स्टैंडर्ड में हम जब स्टार्ट करते हैं ना पढ़ना, या 12th स्टैंडर्ड में सॉलिड स्टेट, तो पहला पॉइंट ही ये कहते हैं कि जनरल हमारे पास बॉन्डिंग जो अवेलेबल है वो आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये बॉन्डिंग है। मेटल्स के आउटर में उसमें 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कहना गलत होगा कि मेटल और मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड बन जाए, तो बन नहीं सकता, क्योंकि आयनिक बॉन्ड का मतलब होता है एक कैटाइन हो एक एनाइन हो, तो हो नहीं सकता। मेटल और मेटल के बीच में कोवलेंट हो नहीं सकते, क्योंकि शेयरिंग के बाद ऑक्टेट वाला रूल हो नहीं रहा, तो मेटल में आयनिक बॉन्ड नहीं हो सकती, कोवलेंट नहीं हो सकता। अच्छा, ये मालूम है कि मेटल एग्जिस्ट करते हैं, लोहे की रॉड अकेली एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब कोई तो बॉन्ड है उसमें। अब जब कोई बॉन्ड है तो एक्सरे करके देखा गया भैया है क्या। जब एक्सरे करके देखा गया तो पाया गया कि मेटल के अंदर एक स्पेशल फीचर्स या स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका नाम है बीसीसी, एफसीसी, ये सारे क्रिस्टल्स होते हैं। और जब ये क्रिस्टल्स है तो इनमें बीसीसी क्या है? व्हाट इज बीसीसी? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है क्या? इसका मतलब ये होता है बॉडी सेंटर्ड, पूरा सॉलिड स्टेट पढ़ चुके हैं कई बच्चे तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का मतलब क्या है कि यहाँ यहाँ कर्नल्स प्रेजेंट हैं और एक बॉडी के सेंटर पे है। तो जब इसका क्रिस्टल देखा गया, एक्सरे करके देखा गया, तो कैटाइन एक प्रॉपर डेफिनेट पोजीशन पे थे, उसको कैटाइन को कर्नल कह रहे हैं बेसिकली, और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे। और फिर सारी चीजें प्रूफ होती हैं प्रॉपर्टीज से। आप मेटल की कोई और प्रॉपर्टी सोच के देखिए, उस मॉडल से आपको प्रूफ होती हुई दिखेगी, जनरल प्रॉपर्टीज, एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज नहीं होती, जनरल सारी। गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, लिथियम हार्ड है, सीजियम सॉफ्ट है, क्योंकि लिथियम की मेटलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, साइज छोटा है, अट्रैक्शन ज्यादा है। एंड ऐसे और कुछ आप सोचोगे तो आपको मिल जाएगा आंसर। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में सेकेंड वाला हार्ड था। ऐसे कॉपर सिल्वर गोल्ड में कॉपर के बाद सिल्वर इज गुड कंडक्टर और शायद बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और उसके नीचे गोल्ड है, तो गोल्ड को होना चाहिए बेस्ट, लेकिन है सिल्वर बेस्ट। तो उसका रीजन है कि भाई ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन गोल्ड के पार्टिकल्स या इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उतने टेक पार्ट नहीं कर रहे हैं, और इसलिए सिल्वर के फ्री इलेक्ट्रॉन इजिली थे, या जिसके ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन और मेटलिक बॉन्डिंग वीक होगी, तो वहां से रिलेशन आ रहा है। तो जनरल तो सारे एक्सप्लेन हो रहे हैं, एक आध प्रॉपर्टी छोड़ के बाकी एक्सप्लेन हो जाती है। और पूछो। और कोई बच्चा मेरे आई मीन टू से, चलिए लौट के आइए मेटलिक बॉन्डिंग पे। मेटलिक बॉन्डिंग क्या है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इन्होंने कहा जैसे हमने कह दिया ना, ग्रुप 1 में टॉप से बॉटम जाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, तो किसी ने कहा भाई ग्रुप 2 को भी देख लेते हैं। ग्रुप 2 में ऐसा नहीं होता, वहां ये देखा गया है कि बेरिलियम मैग्नीशियम तक मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, या कैल्शियम तक, और फिर एकदम से इंक्रीज होने लगता है। तो बोले यहाँ तो वो नहीं लगा लगातार डिक्रीज वाला पॉइंट। तो मेटलिक बॉन्डिंग खाली इस अट्रैक्शन के अलावा भी चीजें हैं, सब पे डिपेंड कर रही है। वो क्या है? सॉलिड स्टेट में हम पढ़ते हैं क्रिस्टल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, सारे एटम कॉर्नर में एक बीच में, हेक्सागन क्लोज पैकिंग, सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो हर एक एटम के साइज के हिसाब से उसकी एक पैकिंग होती है, जो कि सबका पैटर्न अलग अलग है, सबकी पैकिंग अलग अलग है। तो मेल्टिंग पॉइंट में पैकिंग को भी कंसिडर किया जाता है। ठीक है, एक चीज तो आपको ये देखना है, ये अट्रैक्शन, और जहां जहां आपको कुछ एक्सेप्शन लगेंगे वहां अट्रैक्शन या तो वीक हो गए हैं या पैकिंग चेंज हुई है, उसको ध्यान में रखेंगे। चलिए, फिलहाल सिर्फ इतना क्लियर होना चाहिए अभी तक आपको
कि मेटल्स के अंदर एक प्रॉपर लैटिस होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, लैटिस कहने का मतलब, और मेटल्स के अंदर मेटलिक बॉन्डिंग होती है। जिसके अंदर मेटलिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है वो हार्ड भी होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। जिसकी मेटलिक बॉन्डिंग वीक होती जाती है वो सॉफ्ट होता जाता है, लिक्विड की तरफ भी आ सकता है। इतना ही यहां तक इंपॉर्टेंट था। इतने में किसी को डाउट है? वेरी गुड, हाँ वही वन टाइप कर दिया, थैंक यू। नेक्स्ट, अब अगला पॉइंट बेटा, अगला है डी ब्लॉक के लिए। डी ब्लॉक में क्या देखना है, ठीक है बेटा, वेरी गुड। अब देखियो बच्चों ध्यान से सुनना, ये वाला पॉइंट कईयों को परेशान करेगा और जितनी जल्दी समझ में आ गया आगे की 3-4 प्रॉपर्टीज में समझ में आएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, डी ब्लॉक में लास्ट की 2 सबशेल्स, जैसे हम 3D सीरीज की बात कर रहे हैं तो 3D और 4s, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन मेटलिक बॉन्डिंग में टेक पार्ट करते हैं, मेटलिक बॉन्डिंग में टेक पार्ट करते हैं। मैंने आपको पहले थोड़ा सिंपल फॉर्म में बताया था, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बीच में आ जाते हैं। लेकिन डी ब्लॉक ऑब्वियसली आयरन सोडियम से बहुत हार्ड है, ठीक है, यानी आयरन की मेटलिक बॉन्डिंग सोडियम से बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? तो उसका रीजन ये देखा कि आयरन में ये जो इलेक्ट्रॉन बीच में पूल में आए हैं ये कहीं ज्यादा आए हैं विद रिस्पेक्ट टू सोडियम और एस ब्लॉक। तो आयरन में पूल में इलेक्ट्रॉन क्यों ज्यादा आए हैं? क्योंकि इसमें 2 शेल्स के इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट करते हैं, 3D के भी 4s के भी। अब पॉइंट आया 2 शेल के टेक पार्ट क्यों करते हैं? तो बेटा 4s के इलेक्ट्रॉन तो इसलिए टेक पार्ट करते हैं, ये आउटर मोस्ट शेल है और ये इनकम्प्लीट है, और 4s के 4p ये सब भी आने थे, तो 4s के तो इसलिए टेक पार्ट करते हैं, मजबूरी है। और 3D के सिर्फ अनपेयर इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट करते हैं, 3D के सारे इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट नहीं करते, जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर हैं, जो पेयर होना चाहते हैं वो टेक पार्ट करते हैं। ये वाला पॉइंट जरा नोट करना, 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन या एक है तो एक इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट करता है, और 3D में जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं ये टेक पार्ट करते हैं मेटलिक बॉन्डिंग में। तो मेटलिक बॉन्डिंग में यहां 2 बेसिकली शेल्स और सब शेल्स टेक पार्ट कर रही हैं, एक 4s और एक 3D। लेकिन 3D कंप्लीटली टेक पार्ट नहीं कर रही, सिर्फ वो 3D के टेक पार्ट कर रहे हैं जो अनपेयर्ड हैं, जो पेयर है वो शांत बैठे हुए हैं। ठीक है, बोलो यहां तक क्लियर है? बिल्कुल बेटा, रिपीट करूंगा मैं, 4 बार ही करूंगा, चिंता ना करो। हम ये कह रहे हैं कि आयरन सोडियम से या एस ब्लॉक से कहीं ज्यादा हार्ड है। तो आयरन क्यों ज्यादा हार्ड है? वहां ये देखा गया कि आयरन के अंदर मेटलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। मेटलिक बॉन्डिंग में क्या क्या आता है? ये कैटाइन टाइप की चीज और ये इलेक्ट्रॉन, इनके बीच का अट्रैक्शन मेटलिक बॉन्ड है। तो ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं जो पूल में आ रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो मेटलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। डी ब्लॉक में इन कंपैरिजन टू एस ब्लॉक साइज छोटा होता है, प्लस फ्री इलेक्ट्रॉन्स या ये जो पूल इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा है। तो डी ब्लॉक में पूल इलेक्ट्रॉन क्यों ज्यादा है? क्योंकि डी ब्लॉक में 2 सबशेल्स टेक पार्ट कर रही है। ध्यान देना, 2 सबशेल्स कौन कौन सी? एक तो 4s टेक पार्ट कर रही है, और 3D के सारे टेक पार्ट नहीं कर रहे, 3D के सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट कर रहे हैं, या वो ऑर्बिटल जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो टेक पार्ट कर रहे हैं। एक ही बात है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और 4s के सारे इलेक्ट्रॉन ये टेक पार्ट करने जाते हैं मेटलिक बॉन्डिंग में। ये 2 क्यों टेक पार्ट करते हैं तो ये भी क्लियर बेटा, एक कॉमन सेंस की बात है, जो पहले से पेयर्ड है वो स्टेबल है, वो तो टेक पार्ट करेगा नहीं। मतलब अगर ये कहो कि इसलिए तो खाना खाने बैठा हुआ है, ये फिर खाना खाने आ गया, तो समझ में आता है। एक भूखा बैठा हुआ है, वो खाना खाने आ रहा है, तुम कह रहे हो भूखे क्यों आ रहा खाना? अबे भूखा है इसलिए तो आ रहा है। वो अनपेयर्ड है इसीलिए तो बाहर निकल के आया है। एक आध बच्चे ने अभी पूछा है ना, वाई अनपेयर्ड ओनली, मतलब पेयर्ड को भी भेज दो ना बॉन्ड बनाने के लिए, वो कहना शायद चाह रहा है। तो भैया जो अनपेयर्ड है, एक ऑर्बिटल में 2 की कैपेसिटी होती है, पेयरिंग होने के बाद हम कहते हैं एनर्जी मिनिमाइज हो जाएगी, डायमैग्नेटिक होगा, स्टेबल हो जाएगा। वेरी गुड। अब यहां पे अगला पॉइंट, इन दोनों का एनर्जी गैप कम है, इसलिए भी ये दोनों टेक पार्ट करते हैं। 3D और 4s का जो एनर्जी गैप होता है, एनर्जी डायग्राम होता है, वो कम होता है, इसलिए टेक पार्ट करते हैं। ठीक, अब जरा पहले दिन वाला लेक्चर याद करो, शायद आपको परसों का लेक्चर याद हो। बेटा हमने क्या कहा था इसमें
कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में ध्यान से याद रखना, स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या था? ऑब्वियसली स्कैंडियम आपने पढ़ा था आर्गन 3d1 4s2। तो बेटा ये दोनों भी टेक पार्ट करेंगे और ये एक अनपेयर है इसलिए टेक पार्ट करेगा। अब स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम आर्गन 3d2। आई होप सो आपको समझ में आ गया हो। यहां पे ये दोनों अनपेयर हैं, ये भी टेक पार्ट करेंगे, ये भी। ठीक है, इतना सभी को मालूम होगा। हुंड्स रूल के से इलेक्ट्रॉन भरते हैं और डी में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद अनपेयर कैसे आएंगे। वेनेडियम यहां आर्गन है, ठीक है, वेनेडियम 3d3। और बेटा इसलिए यहां 3 ये 2 ये 5 इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट करेंगे। क्रोमियम, तो बेटा क्रोमियम में आता है 3d5 4s1, तो भाई यहां तो 6 अनपेयर हैं। मैग्नीज, आपको याद होगा मैग्नीज में 3d5 4s2 है और है तो 5 अनपेयर, बट ये एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है। ये नेचुरल में अपने आप में एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है, याद रखना है। मैग्नीज के बाद आयरन, शायद आपको क्लियर हो गया हो, इट इज 3d6 4s2। और अगर 3d6 है और 4s2 है तो अनपेयर्ड यहां पे 4 है और ये 2 भी टेक पार्ट करेंगे। ठीक है, तो कहने के लिए 6 टेक पार्ट करेंगे। यहाँ अनपेयर्ड मैंने लिख दिया था 6 के 6 टेक पार्ट कर रहे हैं, यहाँ 5 टेक पार्ट कर रहे हैं, इसके 2 इसके। तो आप कह सकते हैं ये 5 टेक पार्ट करने चाहिए और 2 आखिरी के भी, लेकिन अभी आखिरी से मतलब नहीं है। ये 4 टेक पार्ट करेंगे, इसके 2। आयरन के बाद कोबाल्ट आएगा 3d7। तो शायद बच्चों आपको क्लियर हुआ हो, अगर कोबाल्ट आएगा तो यहां अनपेयर 3 रह गए, टेक पार्ट करने वाले 5 हो गए। कोबाल्ट के बाद निकल आएगा, दैट इज 3d8 हो जाएगा निकल, और यहां अनपेयर 2 ही रह जाते हैं और 2 अनपेयर हैं, एक ये 3 हो गया। और ऐसे ही कॉपर 3d10 होता है, 4s1 होता है और यहां एक ही अनपेयर है ये। और बेटा जिंक, आप ध्यान से देखिए, जिंक पहला एक ऐसा एलिमेंट आया है 4s2 जिसमें अंदर अनपेयर नहीं है और ये भी एक तरीके से स्टेबल है 4s2। फिलहाल इसमें ये वाले 2 टेक पार्ट कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो ये लेफ्ट टू राइट अनपेयर इलेक्ट्रॉन या कह सकते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग में जो मूव कर रहे हैं उनके बारे में है। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज, बच्चों पॉइंट क्या है? ये जो मैंने आपको इतना लिख के दिखाया बेसिकली वो ये था, स्कैंडियम, टिटेडियम, विनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। जब लेफ्ट टू राइट ये जो मैंने एलिमेंट के नाम लिखे हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपको पहले बता दिए, इनका ग्राफ बनाया गया, मतलब प्रैक्टिकल कह रहे हैं, प्रैक्टिकल करके देखा गया तो ग्राफ कैसे आया। इनका ग्राफ ये एक्सिस है मेल्टिंग पॉइंट की और ये एटॉमिक नंबर की एक्सिस कह लें। इनका मेल्टिंग पॉइंट समवट ऐसे देखा गया है कि थोड़ा सा रैंडम, मतलब इतना स्मूथ नहीं है, और ये कम फिर ज्यादा फिर ऐसे। तो ये 3D सीरीज का ग्राफ साइंटिस्ट को ये मिला। 3D सीरीज का ग्राफ दिमाग लगाना है अब आपने, थोड़ा सोचना है, क्योंकि कंसेप्ट मैं बता चुका हूं, बस कोरिलेशन करना है, एक्सेप्शन सोचना है। 3D सीरीज में उन्होंने देखा स्कैंडियम का मेल्टिंग पॉइंट कम है, विनेडियम ज्यादा है, सॉरी टाइटेनियम ज्यादा है, विनेडियम और ज्यादा है, क्रोमियम पीक पे बैठा है, मैग्नीज कम हो गया, मैग्नीज के बाद आयरन ये आया, आयरन मैग्नीज से ज्यादा है लेकिन क्रोमियम से कम है, आयरन के बाद लाइन से चलते हैं ये कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड देन जिंक। मतलब बाद में तो लगातार सब कम होते गए, इवन जिंक का मेल्टिंग पॉइंट स्कैंडियम से भी कम होता है। ठीक है बच्चों, तो नाउ द पॉइंट इज दैट, अब जो पॉइंट आ रहा है बच्चों, दैट इज ऐसा क्यों हुआ, स्कैंडियम से क्रोमियम तक मेल्टिंग पॉइंट क्यों बढ़ा और ये लास्ट में क्यों कम हुआ। तो मुझे जो उम्मीद है, पहला कंसेप्ट तो अधिकतर बच्चों को क्लियर होना चाहिए कि स्कैंडियम में अनपेयर कम थे डी में, आखिरी में तो 4s में 2 ही थे, टाइटेनियम में बढ़े, यहां और बढ़े, यहां और बढ़े। जब ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे तो पूल में ये जा रहे थे, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा था। और ऊपर से आप कल पढ़ चुके हैं, लेफ्ट टू राइट साइज भी घटता है। तो जब साइज छोटा है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो अट्रैक्शन ज्यादा है। स्मॉलर द साइज,
एंड मोर द चार्जेस, चार्जेस ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है, तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है। तो लेफ्ट टू राइट में शुरू में 5 मेंबर तक या 4 मेंबर तक वॉट एवर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा। अब ये आखिरी की पहले बात कर लेते हैं जो कम हो रहा है, ठीक है। अब पहले इसकी बात कर ले रहे हैं, ये कम क्यों हो रहा है। आई होप सो ये भी आपको समझ में आ गया है। ये कम क्यों हो रहा है, आयरन से लेके कॉपर तक सभी को दिख रहा है अनपेयर इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं। यहाँ 4 3 2 1 0, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया। तो यहां से यहां मेल्टिंग पॉइंट कम होना, यहां से यहां मेल्टिंग पॉइंट बढ़ना, ये दो पहले आपको पॉइंट क्लियर होने चाहिए। वेरी गुड। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कम हो गया क्योंकि पेयरिंग बढ़ गई थी, बिल्कुल सही है। कोई डाउट किसी बच्चे को? वेरी गुड। अब हमें बस इतना समझना है ये मैग्नीज का नाटक क्या हुआ है ना। मैग्नीज में 5-5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं, फिर भी मेल्टिंग पॉइंट कम है एक्सपेरिमेंटली। तो ये एक्सपेरिमेंटली कम था, तो जब इसका साइंटिफिक रीजन देखा गया या लॉजिक लगाया गया तो ये देखा कि मैग्नीज पूल में इलेक्ट्रॉन नहीं भेज रहा। क्यों नहीं भेज रहा इलेक्ट्रॉन? मैग्नीज हाफ फील्ड स्टेबिलिटी अटेंड कर चुका है नेचुरल तरीके से। मतलब मैग्नीज के पास एक हाईली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जिसका होता है उसकी एनर्जी कम हो जाती है। एनर्जी कम हो गई, स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो मैग्नीज के जो पूल में इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए थ्योरेटिकल सिंपल भाषा में, उससे कम इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं या नहीं जा पा रहे, इसलिए मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया है। तो मैग्नीज में एक छोटा सा डिप है, मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट कम है। क्यों कम है मैग्नीज? ड्यू टू हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। और जब साइंटिस्ट ने ये हाफ फील्ड स्टेबिलिटी देखी तो उन्होंने कहा इसको भी निपटा दो लगे हाथ फुल फील्ड स्टेबिलिटी वाले को। तो ये देखा कि जिंक का मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत ही कम है। तो इसका जब बहुत ही कम क्यों मिला? क्योंकि वो तो हाफ फील्ड स्टेबल था, ये क्या निकला? फुल फील्ड स्टेबल। और अगर ये फुल फील्ड है तो ये तो बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, और इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम आया। एक बार जरा एनसीईआरटी का ग्राफ देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन अभी आपसे लेंगे। बेटा जरा ध्यान से देखिए, यहां से ये ग्राफ, ये रहा 3D सीरीज, ठीक है, ये 3D सीरीज है, और मेरा मार्कर नहीं चल रहा अभी है, छोड़ो। ये 3D सीरीज है बच्चे, और यहां पे इसका मेल्टिंग पॉइंट 300 है, वॉट एवर द वैल्यूज केल्विन में है या किलो जूल पर मोल में एनर्जी दे रहे हैं। और ये देखिए यहां आके कुछ कम हुआ, देन दिस। मैं सीधा मेल्टिंग पॉइंट वाले ग्राफ पे आपको ले जाता हूं, ज्यादा इजी होगा, फिर मैं आपके क्वेश्चंस पूछूंगा कि आपको क्या नहीं आया है ना। एक सेकेंड, ये तो था साइज का, सॉरी साइज से बाजी तो था। ओके, दिस वन इज पेज नंबर 2, डी ब्लॉक। पेज नंबर 2 में इतना ही है। पेज नंबर 3 ये है कॉन्फ़िगरेशन बच्चों। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज ये सारी आई। ओके, ये रहा मेल्टिंग पॉइंट का कर्व। अभी हमें सिर्फ फोकस करना है 3D सीरीज पे। कहां गए हो? ये रहा बेटा। अभी हमें जो फोकस करना है वो फोकस करना है खाली 3D सीरीज पे, इस पे। अब अगर आप इसको जरा ध्यान से देखें तो यहां ये रहा टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम बढ़ रहा है, स्कैंडियम शो ही नहीं किया उन्होंने। मैग्नीज कम, फिर आयरन, फिर धीरे धीरे डिक्लाइन, और फिर एकदम से बहुत ज्यादा डिक्लाइन। तो कॉपर और जिंक बहुत ज्यादा डिक्लाइन। जिंक को जनरली ये कई प्रॉपर्टीज में शो नहीं करेंगे, क्योंकि इनका ये मानना है कि ये ट्रांजिशन मेटल नहीं है, ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी में नहीं आता, लेकिन हम शो करेंगे, ठीक है। तो अब ये आया कि 3D सीरीज में जिंक का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है, और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चले तो ऐसा ग्राफ उन्होंने दिखाया है, ठीक है। हम एनसीईआरटी को ही फॉलो करना ज्यादा अच्छा है, ऐसा ग्राफ है, उसे ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन पूछिए बेटा। एक बच्चा हैंड रेज किया था अभी, नाम तो मिट गया, किसी बच्चे ने हैंड रेज किया था, वो क्वेश्चन पूछो।
सर आपने बताया था स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, सर इनमें पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सर ज्यादा है, सर फिर कम हो गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सर इसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है कम हो रहा है, सर ये एक बार फिर बता दीजिए। बेटा स्टार्टिंग से क्यों नहीं सुनते हो? जब जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ाता हूँ तो क्या मतलब लिखते रहते उस समय या क्या है? मैंने यहाँ शुरुआत की और शायद एक बार रिपीट कर दीजिएगा, एक बार इसको देखना हमने क्या लिखा था कि ये जो 4s के इलेक्ट्रॉन हैं ये बॉन्डिंग में टेक पार्ट करते हैं, 4s के साथ 3d के भी टेक पार्ट करते हैं, और 3d के वो इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट करते हैं जो अनपेयर होते हैं, ये बताया था शायद। और अगर ये बताया था 4s और 3d के इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट करते हैं और d में इलेक्ट्रॉन भरेंगे कैसे, ये तो शायद मैंने यहाँ पे लिखा भी है अभी। अब ये देखो स्कैंडियम से लेके मैग्नीज, फिर आयरन से लेके जिंक, और ये इलेक्ट्रॉन भरे और साथ साथ बोलते भी गए थे कि यहाँ अनपेयर कितने होंगे, यहाँ अनपेयर कितने, यहाँ अनपेयर। और उसके बाद मैंने फिर ये एक बार लिखा था कि भाई देखो स्कैंडियम से लेके जिंक तक की बात कर रहे हैं अप टू मिड, यहाँ मिड तक। ओहो, तू भी मजे ले ले हमसे, ठीक है। अप टू मिड, जहां मिड है, मिड तक हम कह सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट एक तरीके से यहां तक बढ़ रहा है, फिर एक डिप है, एक्सेप्शन है, और फिर ऑलमोस्ट इनका घट रहा है, क्योंकि यहां अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। और अनपेयर बढ़ने से क्या हुआ, तो ये हमने शुरू में ही बताया था कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन ही पूल में जाते हैं, मेटलिक बॉन्डिंग करते हैं। और कोई डाउट? सर हाँ जी बोलो बेटा। सर इसका मतलब मैग्नीज की सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट हुई मिड में। मैग्नीज की मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हुई भाई, मतलब ये बताओ, खाना खा के, चावल वावल खा के और साथ में भांग की भी 2 गोली खा के बैठते, मैग्नीज यहाँ डिप दिखा रहे, ये मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ है, ये ऐसे बढ़ता है, यहां तक मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा फिर कम हो गया, मैग्नीज की सबसे ज्यादा कैसे हो गई भाई? या तो मैं गारंटी दे रहा हूं बेटा कोई दूसरी वेबसाइट साथ में जरूर खोली है, थोड़ी थोड़ी देर में कहते चलो मजे तो ले ले तुमसे भी हल्के से। नहीं सर मिडिल में जो सबसे जो ज्यादा होगी ना, मिडिल में। अबे मिडिल कहने का मतलब क्या, जरूरी गिनती जोड़ के एकदम बीच में आकर रुकना है तुम्हें? यहाँ हम कह रहे हैं बाएं से दाएं जाते समय पहले बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, और मैग्नीज एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन है, शुरू से कहते आ रहे हैं। अब हमने कहा कि बीच तक बढ़ रहा है, तो एकदम क्या गिनती करें, एक 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 एक, एक 10 एलिमेंट है तो 5 वाले पे रुके? भैया अंश तुम भी पूछ लो। सर जो मैग्नीश है वो पूल में इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है। हाँ और मतलब हम ये सिंपल भाषा में कह रहे हैं यार कि मैग्नीज पूल में इलेक्ट्रॉन मुश्किल से दे रहा है, और उसका प्रूफ है कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी, अभी हम वैल्यूज दिखाएंगे, आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है। आयनाइजेशन क्यों ज्यादा? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है इसलिए। अब बोलना आगे। और कॉपर जो है वो बस 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए ना नहीं कॉपर से। नहीं, आपका एकदम वैसी बात सही है, लेकिन बेटा मैंने आपको पहले ही कहा था ना, ये ग्राफ बनाने से पहले कह दिया था कि 3 मतलब एल्कली मेटल्स में हमने टॉप से बॉटम देखा, क्या देखा बताओ? एल्कली मेटल में हमने टॉप से बॉटम देखा, मेल्टिंग पॉइंट कम हो रहा है क्योंकि सबका क्रिस्टल सेम था, सब बीसीसी थे। लेकिन यहाँ पे ना लेफ्ट टू राइट जब आप जाते हैं तो इन सबके क्रिस्टल सेम नहीं है। जरा ध्यान से देखो, इसके ऊपर मेल्टिंग पॉइंट के ग्राफ से पहले इन्होंने क्या दिखाया है? मेल्टिंग पॉइंट के ग्राफ से पहले इनकी पैकिंग बताई जाती है कि कोई दिख रहा है, थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा होगा, HCP है या ये एग्जिस्ट इनमें भी कर सकता है, भले ही ये लेंथेनॉइड्स का है तो ऑब्वियसली इसको थोड़ा सा और ऊपर करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ देखिए स्कैंडियम ये HCP पैकिंग में है, ये टाइटेनियम HCP में है, लेकिन आगे पैकिंग अलग अलग है। तो अब ये जो मेल्टिंग पॉइंट है खाली एक फोर्स पे नहीं डिपेंड कर रहा कि फ्री इलेक्ट्रॉन और अट्रैक्शन, खाली ये कह दें। इनके जो साइज के हिसाब से अरेंजमेंट है, एक के चारों ओर 6 लगे हैं, ऊपर 3 नीचे 3, सॉलिड स्टेट की बात कर रहा हूं। तो जितना पैकिंग स्ट्रांग होगी, ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट सिमेट्री पे, पैकिंग पे और पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तीनों चीजों पे डिपेंड करता है। कोई चीज जितनी ज्यादा सिमेट्रिकल होगी, फॉर एग्जांपल सिस और ट्रांस में ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा था, या पैराडाइक्लोरोबेंजीन का ज्यादा था अभी पिछले चैप्टर में,
तो मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है सिमेट्री पे, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है पैकिंग पे, एंड मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड कर रहा है मेटेलिक के केस में स्पेशली। तो इसीलिए मैंने आपको पढ़ाने से पहले ही यहाँ पे कहा था, अगर आपने ध्यान नहीं दिया, कि बेटा मैंने ये कहा था कि यहाँ मेल्टिंग पॉइंट का जो ग्राफ मिला है वो ये मिला है, ठीक है, और इस ग्राफ को फिर एक्सप्लेन करना था कि ये भैया मेल्टिंग पॉइंट यहाँ तक बढ़े, फिर थोड़ा सा कम हुआ है और फिर ये ऐसा हो गया है। तो लगभग बीच तक जाने में, यानी बाएं से दाएं जाने पे पहले मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, फिर कम हो जाता है। एक एक्सेप्शन है, कौन? मैग्नीज। मैग्नीज एक्सेप्शन क्यों है 3D सीरीज में? मैग्नीज एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि मैग्नीज में हम मान के चल रहे हैं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, जिससे कि पूल में इलेक्ट्रॉन बहुत कम जा रहे हैं, ठीक है। अब एनसीईआरटी की लाइन पढ़ के देखते हैं बेटा। द ट्रांजिशन मेटल विद एक्सेप्शनल ऑफ द जिंक कैडमियम मरकरी विच वेरी हार्ड एंड लो वोलेटाइल। जिंक कैडमियम मरकरी को छोड़ दो तो ये बहुत हार्ड है, ठीक है, जिंक कैडमियम मरकरी सॉफ्ट है। द हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दीज मेटल इज एट्रीब्यूटेड ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, ज्यादा इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट करते हैं, फ्रॉम n-1d इन एडिशन टू ns इलेक्ट्रॉन। n-1d के इलेक्ट्रॉन भी टेक पार्ट कर रहे हैं और ns के इलेक्ट्रॉन भी टेक, मतलब आउटर मोस्ट शेल के भी कर रहे हैं और अंदर वाले के भी, और ये अंदर वाले के सिर्फ अनपेयर कर रहे हैं, वो अभी आगे आ जाएगा, ठीक है। इन एनी रो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दीज एलिमेंट राइज maximum to D5 except for the anomalous behavior of Mn and Tc। Mn और Tc में एक anomalous behavior है, लेकिन टंगस्टन में नहीं है, ठीक है। ये अभी मैं आपको बताने ही वाला हूं, क्योंकि मैंने अभी 3D पढ़ाया है, 4D फिर 5D बताऊंगा। तो ये मेल्टिंग पॉइंट का है, और द मैक्सिमा इज अबाउट द मिडिल ऑफ ईच सीरीज। तो एक जनरल भाषा में बोला जाता है कि मैक्सिमा इज अबाउट टू द मिडिल ऑफ ईच सीरीज। इसका मतलब ये नहीं है वर्ड पकड़ के बैठे मिडिल, तो मैग्नीज मिडिल है, अरे भैया इज अबाउट टू मिडिल। अब देखो इसके आगे एक लाइन लिखी बहुत अच्छी है, ऑफ ईच सीरीज इंडिकेट दैट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डी ऑर्बिटल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान रखना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डी ऑर्बिटल फेवरेबल फॉर स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन कब ज्यादा होता है? जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते, डी में अनपेयर्ड, तो वो प्रूफ हो रहा है यहां से। इसीलिए मैंने आज ये किताब खोल ली थी, मैंने कहा तुम परेशान जरूर करोगे। चलो कोई बात नहीं बेटा, और कोई डाउट हो तो जल्दी पूछिए, फास्ट जल्दी बोलो। बेटा डाउट पूछिए, नहीं है डाउट, वेरी गुड, ठीक है। ये बाकी इन 3 या 4 बच्चों के अलावा जग रहे हैं या बाकी सो गए हैं? मतलब बाकी बच्चे क्यों नहीं बोलते? हाँ एटलीस्ट टाइप तो कर दो कम से कम, नहीं बोलना चाह रहे कोई बात नहीं, टाइप तो कर दीजिए, वेरी गुड, ठीक है, वेरी नाइस। चलिए बेटा आप क्वेश्चन पूछिए, एक नहीं 10 बार पूछिए, बट लेकिन कोशिश यही करिए कि जो चीज यहाँ पढ़ाई जा रही है उसको थोड़ा ध्यान से समझ लें, क्योंकि मैं जब भी कह रहा हूँ कि ये चीज अभी तंग करेगी, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको एटलीस्ट चीज सही से ग्रैब करें। तो 3D सीरीज का ऑलमोस्ट मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर ये आया, ठीक है, एनसीईआरटी के ग्राफ को थोड़ा सा कॉपी किया है, तो ये आ गया है, यहाँ क्रोमियम है, यहाँ मैग्नीज है, यहाँ आयरन है, यहाँ निकेल है, फिर कॉपर और जिंक यहाँ है, ये 3D सीरीज है, ठीक है। और अगर बेटा 4D सीरीज की बात करेंगे तो क्या आएगा? पूछो बेटा प्रभावती। सर फुल फील्ड और हाफ फील्ड से मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों हो जाता है, ये बता दीजिए। बेटा अभी हमने एक वर्ड कहा था, ये वैसे आयनाइजेशन एनर्जी में फिर आएगा, ये अगर आपको याद हो, आपने 11th में पढ़ा है पीओई टेबल में। पीओई टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, लेकिन नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा है क्योंकि नाइट्रोजन हाफ फील्ड है। इनर्ट गैस की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है क्योंकि वो फुल फील्ड है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी? कि इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करना यानी उस एटम से डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। जहां जहां स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्स्टेंट आ जाता है वहां वहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइटली बाउंड होता है, इसका मतलब वो पूल में जाने की कैपेबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। ये भी आपको एनसीईआरटी में दिख सकता है आयनाइजेशन वाला पॉइंट, ठीक है। यहाँ जहां उन्होंने एनॉमलस बिहेवियर लिखा है वहां इस पॉइंट को कहीं ना कहीं लिखा है, मुझे ध्यान है, वो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। ये रहा मेटल मेटल बॉन्डिंग, दिस वन,
फ्रीक्वेंट मेटल मेटल बॉन्डिंग होती है नीचे जाने पर, ठीक है। चलो वो जब दिखेगा देख लेंगे, अभी छोड़िए, ये तो अगली हेडिंग आ गई। चलिए, और कोई डाउट? ठीक है। अच्छा क्या है मेल्टिंग पॉइंट से किस तरह, बेटा कोई, यही तो पॉइंट है, ये सबसे बेस्ट अप्रोच होती है बच्चों। सारे बच्चे इस बात को नोट करो। ऑब्वियसली साइंस बहुत बड़ी है, नॉलेज बहुत वास्ट है, एक जरा से पॉइंट पे पीएचडी हो जाती है, बट आपको क्या चीज सोचनी चाहिए, जैसे इस बच्चे ने भी कहा भैया एग्जाम में क्या आता है ये बता दो। यस, दैट्स इंपॉर्टेंट। तुम्हारे एग्जाम में जितना आता है उसके आसपास ज्यादा सोचो, बहुत ज्यादा मत सोचो, उसी के आसपास बहुत ज्यादा सोचो। एंड इट इज द ट्रुथ, ये जो हम पढ़ रहे हैं इतना इजी नहीं होता, इतना सिंप्लीफाइड नहीं होता नेचर में। तो आप क्या क्या आता है मेल्टिंग पॉइंट में, वो सिर्फ ये आता है कि 3D 4D और 5D सीरीज में किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों हो गया, या क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट इस सीरीज में मैक्सिमम क्यों है, जिंक कैडमियम मरकरी वॉलेटाइल मेटल क्यों है, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। जिंक कैडमियम मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम क्यों है, क्योंकि इसमें डी में अनपेयर नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपके यहाँ ज्यादा आते हैं, ठीक है। आपके यहाँ मेल्टिंग पॉइंट में जो क्वेश्चन आएंगे वो इस पे, और इसी पे टारगेट रखना बेटा आगे से आप लोग भी, कि मेल्टिंग पॉइंट या कोई भी हेडिंग पढ़ो तो कोशिश ये कर लो कि आपके यहाँ जो क्वेश्चन आते हैं उनके आसपास ज्यादा आप फोकस करें। नेक्स्ट 4D सीरीज। 4D सीरीज में ये देखा गया है, बोलो 4D सीरीज में कोई बच्चा कुछ पूछना चाह रहा था? नहीं, 4D सीरीज में ये देखा गया है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 3D से ज्यादा है, ठीक है। तो 4D सीरीज में मेल्टिंग पॉइंट 3D से ज्यादा, ये क्या प्रूफ कर रहा है? एक्सपेरिमेंटली 4D का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। इसका मतलब यहां मेटलिक बॉन्डिंग स्ट्रांग है, मेटल मेटल इंटरेक्शन ज्यादा है। तो मेटलिक बॉन्डिंग क्यों स्ट्रांग है, मेटल मेटल इंटरेक्शन क्यों ज्यादा है? तो हम कहेंगे 4D के ऑर्बिटल्स का साइज 3D से बड़ा है। 4D जो है वो 3D से बड़े साइज के हैं, ज्यादा डिफ्यूज है, ज्यादा ओवरलैपिंग कर लेते हैं, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट या मेटेलिक बॉन्डिंग ज्यादा थी। मेटेलिक बॉन्डिंग ज्यादा थी इसलिए मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा था, ठीक है। और 4D में भी वही डिप वहीं पे मौजूद है, एलिमेंट का नाम भले ही चेंज हो गया, इट इज TC, टेक्नीशियम और टेक्नियम व्हाटएवर, ये मेल्टिंग पॉइंट है। तो 3D और 4D में आपको 4D में सिर्फ इतना याद रखना है, व्हाई 4D हैज मोर मेल्टिंग पॉइंट देन 3D। तो 4D का मेल्टिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है? क्योंकि उसकी मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रांग है। मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होने का रीजन क्या है? इनके ऑर्बिटल्स में मेटल मेटल इंटरेक्शंस ज्यादा है, बिकॉज दे हैव लार्जर साइज, ऑर्बिटल का साइज लार्जर है, ओवरलैप ज्यादा है, इसलिए। 4D वाला पॉइंट क्लियर है? शायद धीरे धीरे हो जाएगा, छोटा सा जो रह गया वो भी हो जाएगा। ओके ओके गुड। अब बेटा 5D सीरीज में थोड़ा सा और एक पंगा आ गया। क्या आ गया? ये जो 5D सीरीज है इसमें हाईएस्ट TC के जो नीचे आता है वो सबसे ऊपर है, टंगस्टन सबसे ऊपर है। तो 5D सीरीज का मेल्टिंग पॉइंट 4D से भी ज्यादा है। रीजन वही है जो 3D से 4D का ज्यादा है, 4D से 5D का ज्यादा है। तो 5D में मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना था, वेरी गुड। अब पॉइंट एक्सेप्शन कहां गया कि 3D और 4D में मैग्नीज और TC में, Mn and TC में एक डिप देखा गया था, मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया था। 5D में वो कम नहीं है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू एक्सेप्शनली या ड्यू टू लार्जर साइजेस, या ये कहें यहां पे जो आयनाइजेशन एनर्जी है, या ये कहें जो स्टेबिलिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से तो स्टेबल थे, वो फैक्टर ओवरकम हो गया मेटेलिक बॉन्डिंग से। फिर से सुनो क्या कहना चाह रहे हैं। दो अलग अलग फैक्टर थे। कौन कौन से फैक्टर थे भैया? एक था मेटेलिक बॉन्डिंग होना, किसमें मेटेलिक बॉन्डिंग कम है, ज्यादा है, एंड सो। और दूसरा फैक्टर था स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, जो इसकी मेटेलिक बॉन्डिंग रोक रहा था। जब बहुत बड़ा एटम हो जाता है या हाई हैवियर एटॉमिक नंबर का, तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या अफबाउ प्रिंसिपल की जो स्टेबिलिटी फैक्टर थी उसको डोमिनेट कर गया कौन सा फैक्टर? मेटेलिक बॉन्डिंग। मतलब टंगस्टन में मेटेलिक बॉन्डिंग ज्यादा होनी चाहिए,
थ्योरी भी कहती है, होती भी है। यानी टंगस्टन में कौन सा फैक्टर दब गया जो यहां पे हो रहा था, कौन सा फैक्टर? स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हट गया। बोलो क्लियर है? फिर सुन लेंगे एक बारी। हम ये कह रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट का क्वेश्चन ये आता है 3D से 4D, 4D से 5D मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। क्वेश्चन यही आता है, सबसे ज्यादा यही आया है, क्यों बढ़ता है? तो उसका आंसर है मेटलिक बॉन्डिंग या मेटल मेटल इंटरेक्शन। मेटलिक बॉन्डिंग दो मेटल्स का इंटरेक्शन भी कहलाता है। तो मेटलिक बॉन्डिंग नीचे जाने पे बढ़ती है। मेटल मेटल इंटरेक्शन क्यों बढ़ता है? अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो हम कहेंगे इनके ऑर्बिटल्स बड़े होते हैं, ज्यादा डिफ्यूज होते हैं, ज्यादा ओवरलैपिंग होती है और इसलिए इनकी मेल्टिंग बॉन्ड मेटलिक बॉन्डिंग ज्यादा है और मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि बताओ भैया जिंक, कैडमियम, मरकरी या मरकरी लिक्विड में क्यों है एंड सो। तो उसका आंसर है जिंक, कैडमियम, मरकरी में अनपेयर्ड है नहीं और जिंक, कैडमियम, मरकरी जो है वॉलेटाइल मेटल्स की तरफ हैं, वॉलेटाइल मेटल का ग्रुप कहलाते हैं ड्यू टू वीकेस्ट मेटलिक बॉन्डिंग, क्योंकि अनपेयर नहीं था, मेटलिक बॉन्डिंग नहीं थी। अगला क्वेश्चन ये आता है कि Mn में तो 3d5 4s2 है और आयरन में 3d6 है, मतलब Mn में अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 5 है, आयरन में अनपेयर 4 है। तो Mn का मेल्टिंग पॉइंट आयरन से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन Mn का मेल्टिंग पॉइंट कम है। रीजन क्या है? तो उसका आंसर है Mn हैज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देयरफॉर इट्स मेटलिक बॉन्डिंग इज वीक। आपको ये बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं कि पूल में इलेक्ट्रॉन गए नहीं गए, आप कहेंगे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्शन, मेटलिक बॉन्डिंग वीक, खत्म बात। अब पॉइंट आया टंगस्टन क्यों? क्योंकि जहां Mn है, Tc है, उन्हीं के नीचे टंगस्टन है, तो टंगस्टन क्यों नेता बने पड़े हैं, यहाँ क्यों नहीं डिप है? तो आप कहेंगे जब एटम हैवियर हो जाते हैं, साइज बहुत बड़ा हो जाता है, उस समय, ये ग्राफ की वजह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, उस समय मेटलिक बॉन्डिंग becomes so dominant it overcomes stable electronic configuration factor। ठीक है? अरे टाइम हो गया है तो ओहो, अगला बैच भी ज्वाइन कर गया इसीलिए ओके। चलो बच्चों क्लियर है यहाँ तक? हाँ प्रभा जल्दी पूछ बेटा। सर टेस्ट किसका लेंगे संडे को? हाँ टेस्ट, थैंक यू बेटा, मैं भी भूल जाता। टेस्ट हमने ये सोचा है केमिकल काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये 2 चैप्टर का ले रहे हैं। ठीक है? क्योंकि कई बच्चों के अलग अलग हैं, लेकिन ये चैप्टर सबके यहाँ कॉमन है। ये 2 तो चल जाएंगे ना ऑब्वियसली। मैंने कल भी पैटर्न बताया था, शुरू के कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, आखिरी के सब्जेक्टिव। ओके सर। सर दोनों चैप्टर्स के होंगे? बेटा अब एग्जाम आ रहे हैं, धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ाइए। अब एक एक चैप्टर से 2-2 चैप्टर तक तो कम से कम आइए ना। ठीक है? हाँ टाइमिंग मैं सैटरडे को अनाउंस कर दूंगा। ठीक है? वही 1 घंटे का टाइमिंग देंगे, 1 घंटे आप करके जो सबको कंफर्टेबल होगा वही टाइमिंग मिलेगी, चिंता ना करें। थैंक यू सर। अगला बैच आ गया। थैंक यू सर। ओके बच्चों, बाय बाय।